नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अपनी जो एलडीसी की टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसके जो क्वेश्चंस हैं, इस बार सिलेबस में फिजिक्स वाले टॉपिक शामिल थे। तो उन प्रश्नों का अपन आपको समाधान प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। तो देखिए, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, जिसको अपन आर से डिनोट करते हैं, ये प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ अगर अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है वो आता है रो। और ये जो रो होता है, इसी को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को क्या कहते हैं भी? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको कहा जाता है प्रतिरोधकता, जो कि चालकता का व्युत्क्रम होता है। ठीक है। अब इसका मात्रक निकालना है, तो रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। आर का मात्रक ओम, ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और एल लंबाई है, लंबाई का मात्रक है मीटर। मीटर से स्क्वायर कट गया तो ओम इंटू मीटर। तो योर राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है, सॉरी, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है, ओम इंटू मीटर। वैसे आपको ये सीधे भी याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है लेंस के बारे में संबंधित सूत्र कौन सा है। लेंस से संबंधित सूत्र कौन सा है। तो इनमें से आपको लेंस का सूत्र बताना है। तो लेंस का ये आवर्धन का सूत्र है, पर ये लेंस का नहीं है। ये लेंस सूत्र है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये बिल्कुल सही है। ये गलत है। ये दर्पण सूत्र है, ये भी लेंस से रिलेटेड नहीं है। ये लेंस का एम्प्लीफिकेशन फॉर्मूला है, आवर्धन सूत्र है। तो दूसरा भी लेंस से रिलेटेड है और पांचवा भी लेंस से रिलेटेड है, 2 और 5, यानी आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। परावर्तन की घटना, तो रिफ्लेक्शन जो है, किसी भी प्रकाश या ध्वनि तरंग का किसी अवरोधक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दौरान कौन सी राशि परिवर्तित होती है। तो परावर्तन के दौरान इंटेंसिटी परिवर्तित होती है, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती, वेग परिवर्तित नहीं होती, तरंग दैर्ध्य परिवर्तित नहीं होता। लेकिन आवृत्ति, क्योंकि तरंग की ऊर्जा बदल जाती है, तो आवृत्ति नहीं, तीव्रता जो है वो परिवर्तित हो जाती है, इंटेंसिटी बदल जाती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सत्य कथन को चयन कीजिए। प्रकाश तरंग यांत्रिक तरंग है, ये बात गलत है। प्रकाश तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यांत्रिक तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक तरंग है। प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, बिल्कुल होती है, ये बात सही है। प्रकाश के रंग का निर्धारण तरंग दैर्ध्य से होता है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश के जो रंग होता है उसका निर्धारण तरंग दैर्ध्य से होता है, क्योंकि अपन जो प्रकाश जिसको अपन देखते हैं उसमें अलग अलग रंग होते हैं। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का, 3800 एंगस्ट्रम या 380 नैनोमीटर। सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है लाल रंग का, 7800 एंगस्ट्रम। तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा डिसाइड होता है? तरंग दैर्ध्य के द्वारा। तरंग दैर्ध्य होता क्या है? तो कोई भी जो तरंग होती है वो कुछ इस तरीके से गति करती है, तो उसके दो क्रमागत जो मैक्सिमा है या दो क्रमागत जो मिनिमा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको लैम्डा से दर्शाया जाता है। आपको कमेंट में बताना है तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अगला है दो समतल दर्पण है, दो प्लेन मिरर है, इनसे कितने प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन प्रतिबिंबों से डिपेंड करता है कि उन दर्पणों को किस एंगल पर रखा गया है। अगर उनको पैरेलल रखा जाए तो उनके बीच रखी ऑब्जेक्ट के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो अपन अनंत भी बना सकते हैं दोनों को पैरेलल रख के। तो तीस चौथा भी सही है। तो दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, यानी आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है। ओम का नियम सत्य है धातु चालकों के लिए कम ताप पर, बिल्कुल सही बात है। धातु चालकों के लिए अधिक ताप पर नहीं। विद्युत अपकट्टे में धारा प्रवाहित करने पर, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत है। डायोड अर्धचालकों के लिए ये नियम काम करता ही नहीं है। तो राइट आंसर इज ए। दो विद्युत बल्ब समानांतर क्रम में जोड़े गए जिनकी शक्तियां हैं 25 वोल्ट और 100 वोल्ट।
शक्ति मतलब ऊर्जा खपत की दर, शक्ति मतलब ऊर्जा खपत की दर। तो जो ज्यादा ऊर्जा खपत करेगा वो ज्यादा चमकेगा। तो सीधा सा उत्तर है कि 100 वाट वाला बल्ब जो है वो ज्यादा चमकेगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा खपत की दर ज्यादा है। आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से भी कर सकते हो। चुंबकीय प्रेरण की घटना के फलस्वरूप प्रेरित धारा सदैव अपने उत्पन्न होने का विरोध करती है। ये बात है लेंज का नियम, जो कि ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। चुंबकीय बल रेखाओं का गुण नहीं है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, बिल्कुल सही बात है, ये गुण है। चुंबकीय बल रेखाएं निर्वात में नहीं गुजरती हैं, गुजर सकती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो बी जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं का गुण नहीं है। यदि विद्युत धारा जो है वो पूर्व से पश्चिम में जा रही है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार नीचे का बिंदु जो होगा, तो नीचे का बिंदु उत्तर से दक्षिण होगा। ए ऑप्शन जो है वो सही है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, तो देखो धारा जो है वो उष्मीय प्रभाव दर्शाती है, प्रकाशिक प्रभाव दर्शाती है, चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है। ठीक है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित जो डिवाइस है वो है हीटर, पानी गर्म करने की रोड, गीजर, इसके अलावा जो टोस्टर होता है जिसके अंदर टोस्ट गर्म किए जाते हैं, ये भी, क्योंकि ये जो टोस्टर होता है ना ये नाइक्रोम का बना होता है, और नाइक्रोम उच्च प्रतिरोध के कारण धारा को उष्मा में बदल देता है। विद्युत प्रेस जो होती है वो भी नाइक्रोम की होती है। तो फ्यूज तार किस आधार पर काम करता है? तो फ्यूज तार धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। जब हाई वोल्ट बहुत तेज धारा बहती है, हाई वोल्टेज की धारा बहती है, तो फ्यूज तार गर्म होकर के जल जाता है, तो वो उष्मीय प्रभाव है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है जनित्र और मोटर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है विद्युत घंटी, विद्युत घंटी। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पेरिस्कोप काम करती है परावर्तन के सिद्धांत पे। परावर्तन के दो अच्छे डिवाइस याद रखने हैं, एक तो पेरिस्कोप, एक का आपको याद रखना है कैलिडोस्कोप, जिसको बहुरूपदर्शी कहते हैं। ये जो दोनों डिवाइस हैं, ये दोनों डिवाइस बने होते हैं समतल दर्पण के, और दर्पण जहां भी आ गया याद रखना कौन सा सिद्धांत है? परावर्तन है। पेरिस्कोप के लिए दो समतल दर्पण को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण होते हैं? तो दो समतल दर्पण होते हैं जिनको 45 डिग्री पर लगाया जाता है, 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। प्रकाश तरंगों का अपवर्तन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात की जा रही है, तो प्रकाश तरंगों का सबसे ज्यादा अपवर्तन होता है, देखो निर्वात में जो अपवर्तन होता है वो एक, वायु में 1.003, पानी में 1.3, कांच में 1.5, सबसे ज्यादा कहाँ होगा? कांच में। हीरे में होता है 2 से मतलब 2.24। प्रकाशी तंतु ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। यही कारण है कि इनमें प्रकाश के मार्ग को मोड़ा जा सकता है। इनका उपयोग करते हैं एक जांच में, जो कि आंतों की जांच होती है, इसको बोलते हैं एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? तो प्रकाश तरंगें विद्युत तरंगें नहीं होती हैं, प्रकाश तरंगें चुंबकीय तरंगें भी नहीं होती, प्रकाश तरंगें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी मैक्सवेल ने। प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया था मैक्सवेल ने, और प्रकाश तरंग होती हैं ये बात बताई थी हाइगेन ने। एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता P है, उसे पानी में डुबोया जाए तो हमेशा याद रखना लेंस की क्षमता घटेगी। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंदु बिंब जो है यानी वस्तु जो है वो अनंत पर रखी गई है, तो याद रखना जब भी वस्तु अनंत पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा, बिंब जब भी अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर। और फोकस बिंदु कितनी दूरी पर है? फोकस बिंदु है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अपन ऐसे क्वेश्चन के लिए न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं, न्यूमेरिकल में नहीं फंसना है। जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर, और जब भी वस्तु फोकस बिंदु पर होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पर वस्तु अनंत पर है तो जो प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु पर बनेगा, और फोकस बिंदु है 20 सेंटीमीटर दूर। सी ऑप्शन राइट आंसर। किसी प्रकार की कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। मैच करना, जरा दृष्टि दोष में उभयावतल लेंस काम में लिया जाता है। अभी गोल
जरा दृष्टि दोष में उभय अवतल, उत्तल अवतल, चलो दूरदृष्टि दोष में काम में लेते हैं उत्तल लेंस, उचित क्षमता का उत्तल लेंस, इसमें 4। निकट दृष्टि दोष में लेते हैं अवतल लेंस, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस। दृष्टि वैषम्य में लेते हैं गोलीय लेंस। और जरा दृष्टि दोष में लेते हैं आंख के नजदीक उचित क्षमता का, ये उत्तम, ये टाइपिंग एरर है, इसकी जगह उभयावतल कर लो या द्विफोक्सी कर लो, जो उत्तल और अवतल दोनों से बना होता है। तो ए में आएगा सेकंड, बी में 4 नंबर, सी में 1 नंबर और डी में 3 नंबर। 2 4 1 3, 2 4 1 3, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि P1 P2 क्षमता के दो पतले लेंसों को एक साथ रख दिया जाता है। तो जब भी याद रखना, दो पतले लेंसों को यानी दो लेंसों को आपस में जोड़कर एक लेंस बनाया जाता है, तो उनकी क्षमताएं जो होती हैं वो हमेशा जुड़ जाती हैं। क्षमताएं जो होती हैं वो हमेशा जुड़ जाती हैं, और क्षमताएं अगर जुड़ जाएंगी तो आपको पता ही है, P बराबर P1 प्लस P2। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक 5D शक्ति के उत्तल लेंस की तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है। तो यहां से आप क्या ज्ञात कर सकते हो? आपको पता है कि P बराबर होता है 1/f, तो F बराबर होगा 1/p, और उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा, तो F बराबर होगा 1/5 मीटर। इसको अपन 100/5 सेंटीमीटर कर सकते हैं, यानी ये आ गई 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की दूरी को कहते हैं u, और ये कौन सा उत्तल लेंस है? तो लेंस में वस्तु की दूरी को लेते हैं माइनस में, तो -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है, अभी अपन ने पढ़ा था कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान हमें पता है 20 है, 1/v का मान निकालना है, 1/u का मान है -10। तो देखिए माइनस माइनस से हो गया प्लस, तो 1/20, ये प्लस को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया माइनस, बराबर 1/v। 1/20 में से 1/10 जाएंगे तो 1 - 2/20 बराबर 1/v। तो 1/v का मान आ गया -1/20, यानी v का मान आ गया -20। तो 20 सेंटीमीटर दूर बनेगी। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आपको पता है P बराबर होता है 1/f, तो P बराबर 1/f। अब आपको पता है अवतल लेंस की क्षमता माइनस में ली जाती है, तो अवतल लेंस की क्षमता माइनस में लेंगे तो यहाँ माइनस रखेंगे। 1/f, f का मान है 50 सेंटीमीटर। आपको पता है जब भी कैलकुलेशन करते हैं उत्तर ऐसा ही मात्रक में लेते हैं, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे। अब आपको पता है बटे की बटे वाली संख्या ऊपर जाएगी, तो P बराबर -100/50, यानी -2 डायोप्टर। बस यहाँ पे माइनस लगाने की गड़बड़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब का याद रखना हमेशा 1/16 सेकंड। और अगर आपसे पूछे ध्वनि का प्रभाव, तो ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। अपन जो भी वीडियो देखते हैं उसमें वीडियो नहीं होता, 1 सेकंड में 24 फोटो दिखाई जाती हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि कब चेंज होगी, तो इसलिए वो हमें वीडियो लगता है। किसी कांच का जो प्रतिबिंब होता है वो 1/1.5 है। निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कांच में। तो आपको याद रखना है किसी भी माध्यम में तरंग दैर्ध्य जो है वो लैम्डा वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब निर्वात में जो तरंग दैर्ध्य है उसमें आप तरंग दैर्ध्य का जो अपवर्तनांक है उसका भाग दे दो। इसको मैं लैंग्वेज में लिखूं तो माध्यम में तरंग दैर्ध्य, माध्यम में तरंग दैर्ध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है निर्वात में तरंग दैर्ध्य बटा जिस माध्यम में ज्ञात कर रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक, ये फॉर्मूला है। तो कैलकुलेशन कीजिए, 6000/1.5, पॉइंट हटाने के लिए जीरो लगाता हूँ, 15 चौके 60,
4000 एंगस्ट्रम या 400 नैनोमीटर। ए ऑप्शन सही है। कांच की पट्टिका में देखने पर अक्षरों का उभरा हुआ दिखाई देना। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से उभरा हुआ या आगे पीछे दिखाई दे तो याद रखना वो एग्जाम्पल है अपवर्तन का। प्रकाश के प्रकीर्णन पर कौन सी घटना आधारित है? आकाश का नीला रंग दिखाई देना, प्रकाश का प्रकीर्णन। खतरे के संकेतों का रंग लाल होना, लाल इसलिए रखा जाता है ताकि वो दूर से दिखाई दे, प्रकीर्णन कम हो। महासागरों का रंग नीला दिखाई देना, ये भी सही है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है डी। याद रखना किसी भी माध्यम के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश को फैलाने की जो घटना होती है वो प्रकीर्णन कहलाती है। दो प्रकार का होता है, रेले प्रकीर्णन और रमन प्रकीर्णन। जो आपने पढ़ा होगा कि फिजिक्स में भारत को आज तक एक ही नोबेल पुरस्कार मिला है, मूल रूप से जो भारतीय था, तो उसका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। और वो जो चंद्रशेखर वेंकट रमन है उसने प्रकीर्णन के बारे में खोज की थी। अपन जो विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को, वो उसी खोज के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण है, अपवर्तन है, पूर्णांतरिक परावर्तन, उपयुक्त सभी। इंद्रधनुष जब बनता है तो क्या होता है? तो इंद्रधनुष जब बनता है तो सूर्य से जो प्रकाश है वो ऐसे पानी की बूंद, ये पानी की बूंद इसमें प्रवेश करता है, प्रवेश करने पर इसकी दिशा मुड़ जाती है, तो दिशा मुड़ गई, अपवर्तन हो गया। साथ में जब इस यहां से पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है तो ये हो गया पूर्णांतरिक परावर्तन। बाहर निकलेगा तो फिर से अपवर्तन होगा, और बाहर निकलेगा तो ये अलग अलग रंगों की पट्टिकाओं में बढ़ जाएगा। तो देखिए ये अपवर्तन हो रहा है, ये पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है, और ये वर्ण विक्षेपण हो रहा है। तो तीनों घटनाएं होती हैं, डी ऑप्शन। तो ये आज के आपके प्रश्न थे, मुझे उम्मीद है आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।